तो चलो, जो हमारा सीजी टेट का क्वेश्चन और पेपर का पार्ट चल रहा था, उसमें अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु क्या कहलाती है। अब इसका सही आंसर देने के लिए आपको ये सब पता होने चाहिए। तो इस सब के बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ, अंतकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। फिर भी मैं छोटा सा शॉर्ट डिटेल सबका दे देता हूँ। ठीक है, अंतकेंद्र। अंतकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के जो कोण होते हैं, इन कोणों का समद्विभाजक जो होता है वो होता है अंतकेंद्र। ठीक है, अब आते हैं परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र ये भुजा का समद्विभाजक, इस भुजा का दो भाग में बांटने वाला समद्विभाजक जो होता है, उसके बाद इसको शीर्ष से मिलाने से जो बिंदु मिलता है वो होता है परिकेंद्र। अब आते हैं केंद्रक। तो केंद्रक हमारा क्या होता है? तो त्रिभुज के शीर्ष को तीनों भुजाओं के मध्य से मिलाने वाला जो बिंदु होता है वो केंद्रक होता है। ठीक है, परिकेंद्र क्या होता है? भुजा का जो समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक, वो होता है परिकेंद्र। और केंद्रक जो होता है सारी भुजाओं के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो होती है। ठीक है, तो परिकेंद्र में जरूरी नहीं है कि ये हमारा शीर्ष इसी से मिले। ठीक है, लेकिन इसमें कंपलसरी है कि हमारा शीर्ष से भुजा के मध्य में मिलना जरूरी है। ठीक है, और इसमें भी अंतकेंद्र में भी हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये समद्विभाजक तो हो गया, लेकिन इसके बाद वाला इससे मिले, मध्य से मिले या ना मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो अब बचा हमारा लंब केंद्र। तो लंब केंद्र जो है त्रिभुज के भुजा पर डाला गया लंब, और ये लंब जो है हमारे शीर्ष से मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर इसमें मान लेते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, और इससे ये अगर मिला तो ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे क्या बोला है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों, मतलब शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, मतलब ये वाला। ठीक है, शीर्ष लंब, ये शीर्ष मिला है और इस भुजा पर लंब है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा डी। समझ में आया? अंतकेंद्र कोण का समद्विभाजक, परिकेंद्र भुजा का समद्विभाजक, केंद्रक
मध्य से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये 90 डिग्री हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इस पे लंब केंद्र में शीर्ष को भुजा से मिलाएगा और भुजा हमारा 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब लंब बोल दिया, मतलब कि वो 90 डिग्री होना चाहिए और शीर्ष से मिलना चाहिए, तो शीर्ष लंब इसलिए हमारा लंब केंद्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, में एक अंतःवृत्त निहित है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं ये एक 15 सेंटीमीटर, ये एक 8 सेंटीमीटर और ये एक 17 सेंटीमीटर का त्रिभुज है। अब क्या बोला है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त इस तरह से निहित है बोला है, तो इसकी त्रिज्या r, ये क्या होगी। तो देखो इसका जो है क्षेत्रफल, अगर इस तरह से रेजिस्टेंस से दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर होता है R इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बटे S। तो देखो क्षेत्रफल बराबर होता है S इंटू R, ठीक है। तो S क्या है, अर्ध परिमाप, और R क्या है, ये त्रिज्या। तो अर्ध परिमाप S कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, प्लस 8/2 कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 5 20 10 30 10 40, 40/2 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। अब अर्ध परिमाप से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, S इंटू S माइनस A, मतलब एक भुजा, इंटू S माइनस B दूसरी भुजा, इंटू S माइनस C तीसरी भुजा। तो S क्या है हमारे पास, √20, S क्या है 20 माइनस एक भुजा A, इसको मान लेते हैं 15, उसके बाद 20 माइनस दूसरी भुजा 17, 20 माइनस तीसरी भुजा 8, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी, 20 में से 15 गया 5, 20 में से 17 गया 3, 20 में से 8 गया 12। तो अब इसको अंडर रूट को तोड़ना है, तो ये हो जाएगा, इसको 20 को तोड़ते हैं, 5 इंटू 4 इंटू ये 5 इंटू ये 3, इसको तोड़ देते हैं 4 इंटू 3, तो ये 3 2 है, ये 4 2 है और ये 5 2 है, तो सब एक एक बार बाहर निकल जाएंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, 5 × 20 दिया 60, तो ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल पता है और अर्ध परिमाप पता है, तो त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना आया 60,
अर्ध परिमाप है 20 इंटू आर, तो 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 20, ये कट गया, ये 2 तिया 6, तो आर बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा डी से ए बी पर लंब की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो डी से बी सी पर लंब की लंबाई क्या होगी? तो समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं बी सी 6 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? इस तरह से होता है, बर्फ़ी के टाइप। तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए हो गया, ए से बी 5 सेंटीमीटर, सी से डी ये भी 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है? डी से ए बी पर लंब की लंबाई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी पर लंब है ना, डी ए बी पर लंब है, तो ये थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, इसको मैं कम कर देता हूँ। मान लो इतना कम। ठीक है, ए बी सी डी, डी से ए बी पर एक लंब खींचना है। ठीक है, तो अब ये लंब इसको ऐसे बनाते हैं, तब हमारा सही बनेगा। इधर झुकाते हैं, तो ये डी और ये सी, ए बी सी डी। ठीक है, तब हम डी से ए बी पर लंब खींच सकते हैं। मान लो यहाँ से हमारा ये लंब होगा, तो ये कितना हो गया बोला है 4 सेंटीमीटर। तो डी से बी सी पर भी खींचा गया लंब की लंबाई हमें निकालना है। तो यहाँ से ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो देखो, तो हमें ये हमारा आधार हो गया। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको मैं अगर इस तरह से हम पलट देते हैं तो ये हमारा आधार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, क्योंकि ये 90 है। ठीक है, तो आधार ये 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पता चल गया। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल पता चल गया है, तो इसका क्या होता है? अब ये हमारा आधार हो गया और इसके लिए एक ऊंचाई ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये भी सेम रहेगा। तो आधार गुणित ऊंचाई, तो 20 बराबर आधार कितना है यहाँ पे 6 और ये कितना है x। तो 20/6 बराबर क्या हो जाएगा x। तो अब 6 में 20 का भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा? 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बचा, फिर दशमलव लेके अगर 20 लेंगे तो फिर 6 तिया 18, फिर वही सेम आएगा, तो 3.33।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 100 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 16,000। ठीक है, 16,000 है। प्रबंधन ने प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन में 5% की वृद्धि की। ठीक है, परंतु प्रत्येक कर्मचारी को पहले मिलने वाला 800 रुपये का मासिक यातायात भत्ता देना बंद कर दिया, तो नया औसत मासिक वेतन क्या होगा? ऑप्शन 16,000, 16,500, 16,200, अपर्याप्त आंकड़े। ठीक है, तो देखो पहले 5% बढ़ाता है, 100 कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 है, मतलब 100 कर्मचारियों को 16,000 16,000 16,000 सबको मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें 5% की वृद्धि कर दिया बोला है, इंटू 5% कर देते हैं, तो परसेंट को हटा के नीचे 100 को 2 शून्य कैंसिल। ठीक है, 16 पंचे 80 और ये 0, तो कितना रुपए बढ़ा? 800 रुपये। 800 रुपये जब बढ़ा है इनका। ठीक है, अब इनका क्या हो गया? सबका 16 कर्मचारियों का 100 कर्मचारियों का जो वेतन है अब हो गया 16,800। लेकिन बढ़ाने के बाद क्या किया गया? इनको मिलने वाले 800 रुपये का जो मासिक यातायात भत्ता है वो देना बंद कर दिया। अब इनसे क्या कर लिया? फिर 800 माइनस 0 तो इनका औसत वेतन कितना बचा? 16,000 ही, नो चेंज। तो ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, अगर इसमें पहले ये कम किया होता, उसके बाद फिर 5% बढ़ाया होता, तो हमारा ये 16,000 नहीं आता। ठीक है, ये कम आता या ज़्यादा आता, चेंज हो जाता। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख के बनाना है ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया है a बराबर √3 + 2 डिवाइडेड बाई √3 - 2। b बराबर दिया हुआ है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो हमें a² प्लस b² का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस पे मान नहीं रख सकते क्योंकि वैल्यू तो हमें पहले से दे दी गई है। तो हमें क्या करना है? कोशिश हमें करना रहता है कि नीचे हर में जो भी है उसको 1 बनाना है, इसमें भी हर को 1 बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इस 3 में 2 को घटा दें तब ये हो जाएगा, पर ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम हर का परिमेयकरण कर देंगे दोनों में। तो देखो a बराबर √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर का साइन चेंज करेंगे, √3 प्लस √2 और उसी का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। इसी तरह इधर का भी करेंगे, b बराबर √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2
अब ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, a बराबर, अब इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला इस पे ये वाला लगेगा, देखो a प्लस b इंटू a प्लस बी है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका जो फॉर्म चेंज होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। इसका होल स्क्वायर, अब इसमें √3 का होल, √3 बस का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, उसी तरह इधर का भी हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो सूत्र पे था हमारा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस इसका स्क्वायर करें तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है, इसी तरह से ये a बराबर b बराबर भी हो जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 √3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 ये तो 1 हो जाएगा दोनों साइड, तो ये हमारा कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3 2 5, तो a बराबर आ गया 5 प्लस 2 अंडर रूट, इन दोनों का गुणा कर देते हैं 6, b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इतना सिंपल फॉर्म मिल गया हमको। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो a की जगह क्या है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो होल स्क्वायर पे क्या निकल जाएगा, ये 5 पंचे 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट 6 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 चौं 24 प्लस अब ये वाले का 5 पंचे 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट
6 प्लस 2 का 4 6 6 चौक 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 49 49 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 20 अंडर रूट 6 प्लस 25 और ये 24 ये भी 49 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 अंडर रूट 6। तो ये कैंसिल, बचा क्या 49 और 49, तो ये हो जाएगा 98। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 6 इंच है के पदार्थ से कितने ठोस बेलन जिनकी लंबाई 8 इंच है तथा व्यास 6 इंच है बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए 4 3 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमें गोला का आयतन पता होना चाहिए। क्या होता है तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। और जो हमारा बेलन का आयतन है ये होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो गोले का आयतन के लिए हमें 6 इंच की त्रिज्या दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब। अब देखो बेलन की लंबाई हमें दी हुई है 8 इंच, मतलब h बराबर दिया हुआ है 8 इंच, व्यास दिया हुआ है 6, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बटे 2 बराबर 6/2, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा पाई r हो गया 3 का स्क्वायर, h हो गया 8। अब दोनों का आयतन हमें पता चल गया, तो क्या बोला है ठोस बेलन, कितने ठोस बेलन बनेंगे, तो उसके लिए हमें सीधा सीधा इन दोनों का भाग कर देना है। क्योंकि ये हमारा पहले का है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसको तोड़ मरोड़ के या काट के गला के हम बेलन बना रहे हैं, तो कितना बेलन बनेगा तो इसके आयतन को इसमें भाग दे देना है बस। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बनेगा। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, इसको अब नीचे लिखते हैं। 4 तो ऊपर ही रहेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 बट ये 3 नीचे ले आते हैं 3, और ये 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 8, तो ये 4 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये 2 2 कैंसिल, फिर 3 दूनी 6, फिर ये 3 दूनी 6, कितना बचा 2 गुणी 2 बराबर 4। तो 6 इंच के त्रिज्या वाले गोले को गलाकर या मॉडिफाइड करके 8 इंच लंबाई और 6 इंच व्यास वाले हम 4 बेलन बना सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आया 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि सभी आईआईएम के विद्यार्थियों में 48% ने कॉफ़ी को प्राथमिकता दी, 54% ने चाय चाही और 64% ने धूम्रपान। सभी में से 28% ने चाय और कॉफ़ी दोनों चाही, ठीक है। 32% में धूम्रपान और चाय पी और 30% ने धूम्रपान की और कॉफ़ी पी। केवल 6% ने इनमें से कुछ नहीं किया, ठीक है। यदि कुल विद्यार्थी 2000 हैं तो केवल कॉफ़ी चाहने वाले एवं केवल चाय चाहने वाले, ठीक है, तो कॉफ़ी और केवल चाय वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, कॉफ़ी, चाय, धूम्रपान और कुछ नहीं। तो कुछ नहीं चाहने वाले क्या हैं, 6%। कॉफ़ी चाहने वाले कितने हैं, तो 48%, ठीक है। और चाय चाहने वाले 54%। अब निकालते हैं धूम्रपान चाहने वाले 64%, ठीक है। तो अब देखो सभी में से 28% ने चाय और कॉफ़ी दोनों चाहा, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों चाहने वाले कितने हैं, 28%। और 32% ने धूम्रपान और चाय, ये दोनों चाहने वाले हैं 32%। और क्या है, 30% ने धूम्रपान और कॉफ़ी, तो कॉफ़ी और धूम्रपान चाहने वाले कितने हैं, 30%, ठीक है। तो देखो तो तीनों चाहने वाले भी कुछ होंगे, तीनों जिनको कॉफ़ी चाय और धूम्रपान तीनों पसंद है, ये चीज़ हमें नहीं दिया है तो पहले ये निकालना होगा। तो मान लेते हैं ये x, ठीक है। तो देखो सब चीज़ मिला के हमारे पास कितना होना चाहिए, 100%। सब परसेंटेज में है तो 100% बराबर कॉफ़ी चाहने वाले 48%, चाय चाहने वाले 54% और धूम्रपान चाहने वाले 64% है। तो अब इसमें हम माइनस करेंगे जो दोनों वाले हैं। तो देखो कॉफ़ी और चाय वाले हैं 28%, इसको माइनस कर देते हैं। चाय और धूम्रपान चाहने वाले 32%, इसको माइनस करेंगे। कॉफ़ी और धूम्रपान चाहने वाले 30%, इसको माइनस कर देंगे। और जो कुछ नहीं चाहने वाले हैं इनको जोड़ना है। और तीनों चाहने वाले को भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तीनों पसंद करने वाले को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जो माइनस माइनस में है इनको पहले जोड़ देते हैं। तो 0 और 2 2, 2 और 8 10, कि शून्य हासिल आई 1, 3 3 6, 2 8 और 1 9, ये हो गया 90। तो इन तीनों की जगह मैं -90 लिख सकता हूँ, -90। अब इनको जोड़ देते हैं। 4 4 8 4 12, 4 4 8 और 8 16, की 6 हासिल आई 1, 6 5 11, 4 15 और 1 16, ठीक है। अब 16, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 166। अब 166 -90 +6, तो ये +6 वाले को भी और जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2, हंसी लाई 1 7 और 1 172। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 172। अब 172 ये 6 ख़त्म, यहाँ प्लस x बस बचा हुआ है। तो अब इस 172 में इस 90 को निकाल देते हैं। तो 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 17 में से 9 गया तो 9 8 17। तो अब क्या बचा, 82% प्लस x। तो यहाँ 100% इन दोनों को मिला के है, तो x हमें निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100% माइनस 82%। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18%। तो 18% हमारा क्या आ गया, x, मतलब कि जो तीनों पसंद करते हैं ये निकल गया हमारा 18%। ठीक है। तो देखो अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस तरह से मान लेते हैं, ये है कॉफ़ी, ये है चाय और ये है धूम्रपान। तो अब देखो तीनों पसंद करने वाले ये बीच वाला होगा, तो ये हो गया 18%। ठीक है। तो अब कॉफ़ी और चाय दोनों कितने पसंद करते हैं, 28%। तो 28 में ये 18 को हम निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ 0 और 1 10, तो यहाँ पे आ गया 10%। ठीक है। इसी तरह से ये वाली जगह का निकालते हैं, जो चाय और धूम्रपान दोनों को मिला के बना हुआ है। तो चाय और धूम्रपान वाले कितने हैं, 32%। 32 में 18 को माइनस कर देते हैं, तो 8 4 12 के 2, सिलाई 1, 2 में से 1 गया 1, 14, यहाँ पे आ गया 14%। अब इसी तरह कॉफ़ी और धूम्रपान वाले कितने हैं, 30%। अब 30 में ये 18 माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 12%। ठीक है। तो अब देखो कॉफ़ी चाहने वाले हमारे पास कितने हैं, 48। ठीक है। तो इस 48 में मुझे ये और ये तीनों माइनस करूँगा, तो केवल और केवल कॉफ़ी चाहने वाले हमें पता चल जाएंगे। तो -10 ये वाला, -18 और -12, तो इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 8 2 10 कि 0, यहाँ सिलाई 1 3 और 1 4, 40। तो 48 में 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8। तो यहाँ पे आ गया केवल कॉफ़ी चाहने वाले 8%। ठीक है। इसी तरह धूम्रपान वाले कितने हैं, 64। तो इस 64 में हम, ये धूम्रपान है तो इसमें 14 18 और 12 को माइनस करना पड़ेगा, -18 -14 -12। तो ये तीनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14 की 4, हासिल है 1 3 और 1 4, 44। 60 में 44 जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 6 में से 4 गया 2, तो ये हो जाएगा 20%। केवल धूम्रपान वाले कितने हो गए, 20%। अब केवल चाय वाले, तो चाय कितने हैं, 54। तो यहाँ पे -18 -10 -14 कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2, हंसीला 1 3 और 1 4, 42। तो 54 में 42 गया, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 और 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 12%। तो अब हमें क्या पूछा है, केवल चाय और कॉफ़ी के चाहने वाले का अनुपात पूछा है।
ठीक है, तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी 2000 हैं। 2000 में 8% हमें कॉफ़ी वाले हैं। अब इसमें भाग कर दो 2000 इंटू चाय चाहने वाले केवल 12%, तो परसेंट का परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2000 का 2000 कैंसिल हो गया, 8/12। अब इसको काटते हैं तो कितने बार में जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आया 2:3, जो केवल और केवल कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं, जिनका अनुपात है 2:3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, तो एक बार समझ में आ गया तो ईजिली से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है, 2 कारें x और y क्रमशः 2 स्थानों P और Q से सुबह 9 बजे रवाना होती है। ठीक है, P तथा Q में 700 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस हमें दे दिया है। दोनों कारों की औसत चाल जो है वो सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर। कार X जो है वो 10 बजे रुक कर, ठीक है, 9 से 10 बजे तक चलती है, 10 बजे रुकती है, उसके बाद फिर 11 बजे दोबारा चलना प्रारंभ करती है, शुरू करती है, जबकि कार Y जो है बिना रुके चलती रहती है। तो दोनों कारें एक दूसरे को कब पार करेंगी। ठीक है, मान लो ये स्थान है P और ये Q, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 700 किलोमीटर। X मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 9 बजे, Y जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। ठीक है, अब दोनों की स्पीड क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड सेम है। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि जो X है वो 9 से 10 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, 9 से यहाँ पे 10 मान लो यहाँ पे बजा, तो यहाँ पे आके वो रुक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 11 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं। और ये क्या है, 9 बजे से जो चलना स्टार्ट करती है वो रुकती ही नहीं कहीं पे, सिर्फ चलते रहती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस 1 घंटे में ये कितने किलोमीटर चला। ठीक है, 9 से 10 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो x के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर। मतलब 9 से 10 बजे तक ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा रुकता है, फिर 11 बजे चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब देखो 60 किलोमीटर ये अब चल चुका है, इसके बाद ये नहीं रुकेगा। तो हमें क्या करना है, इस 700 किलोमीटर से ये 60 किलोमीटर को माइनस कर देना है। 60 किलोमीटर यहाँ से माइनस कर देना है, 6 4 10 7 640। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से दोनों के बीच जो बची है 640 किलोमीटर बचा हुआ है। अब क्या है, अब ये 11 बजे से ये निकलता है, तो अब ये कहीं नहीं रुकता है, ना ही ये रुकता है। तो दोनों अब क्या है, इस डिस्टेंस के बीचों बीच मिलेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, दोनों के एक दूसरे के बीच कब पार करेंगे, मतलब वो बीच वाला डिस्टेंस पूछा है। तो इस 640 किलोमीटर का आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4 320 किलोमीटर।
मतलब यहाँ से 320 किलोमीटर अगर ये है तो यहाँ से भी 320 किलोमीटर सेम है। तो अब इस 320 किलोमीटर को पार करने में जो समय लगेगा, ठीक है, वो इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी सेम टाइम होगा। तो देखो कितना आया था, 320 किलोमीटर ना, 320 किलोमीटर। अब 320 किलोमीटर को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, स्पीड है 60 किलोमीटर का, तो इसको 60 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना आया 16/3, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये, इसमें भाग देंगे तो 16 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1/3, लेकिन इस 1 को मिनट में चेंज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 60, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 3 दूनी 6, 20 मिनट, मतलब 5 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 5 घंटे 20 मिनट में ये यहाँ से 320 किलोमीटर पार कर लेगा, यहाँ पहुँचेगा और वो वहाँ से पहुँचेगा। तो हमें इस 11 बजे से कैलकुलेट करना है 5 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट तो ही है, तो 20 मिनट वाले 2 ऑप्शन हैं। तो अब दोनों में से एक कौन सा आएगा, तो 11 बजे से निकालते हैं तो कितने बजे पहुंचेंगे वहाँ पे ये पता चल जाएगा। 5 घंटे जोड़ दो 11 में, तो 11 में 5 घंटे जोड़ेंगे तो ये 11 है, मान लो 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 4:20 में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन आया, बी, ठीक है। 5 घंटे बाद 4:20 में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह से ये मिलने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रमिक A% और B% की छूट कुल मिलाकर कितनी % की छूट होगी, ठीक है। तो मान लो कोई हमारा एक वस्तु है जिसकी मूल्य 100 रुपये है, तो इसमें एक बार हमें छूट देते हैं A% की, तो ये हो जाएगा 100 - A, ठीक है, इतने % की छूट इनटू फिर से इसमें हमें B% की छूट मिलती है, तो ये हो जाएगा 100 - B % की छूट, तब ये मिला के हो जाएगा टोटल छूट, ठीक है। तो इस % के लिए नीचे 100, इसमें भी % को हटाने के लिए नीचे 100 कर सकते हैं, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ पूरी तरह से, बटे 100 हमारे पास बचा। तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 100 का इससे करें तो कितना हो जाएगा, ये ठीक है 10,000।
अब इस 100 का इस b से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू बी, ठीक है, माइनस ये वाला इस माइनस का इस 100 से गुणा होगा 100 इंटू ए, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है। बटे में 100। अब मैं सब में से 100 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 100 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 100 माइनस इसमें से b माइनस a प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। इस ए बी में 100 नहीं है तो इसके नीचे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस b, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, इतने परसेंट की हमें छूट मिलेगी। टोटल 100% होता है जो हमारा, जो भी शुरू में रहता है, उस 100 में से इतना परसेंट हम घटा देंगे तो हमें टोटल छूट पता चल जाएगी। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको 100 माइनस ए क्यों किया गया है, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे 20% की छूट बोलता, ठीक है, तो अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। किसी वस्तु पे 20% की छूट बोला है, इसका मतलब क्या होता है वो, ठीक है। तो उसका 100 माइनस 20% करेंगे, वो उतना छूट है, मतलब उस वस्तु का उतना परसेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मूल्य कितना है, ठीक है। तो 100 माइनस 20 करें तो 80%। अब मान लेते हैं, रुको देखो, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु हमारा 100 रुपये का है, तो इस पे दुकानदार हमको बोलता है कि 20% की छूट है, ठीक है। तो अब इस 100 का मैं 20% निकालूं तो क्या हो जाएगा, बराबर 20 रुपये। अब 20 को इसमें से माइनस करूं, मतलब 80 रुपये। वो सामान मुझे 80 रुपये में पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरह से निकाल ले गया है, अब इसको डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस 100 में 20% की छूट है, तो अगर 100% हमारा ये है तो इसमें 20% की छूट को मैं डायरेक्ट हटा दूँ तो इसका 80%, हमें इसका 80% निकाल देना है, तो हमें हमारा मूल्य पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 इंटू 80%, 80% का नीचे 100, तो डायरेक्ट, तो इस तरह से यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। जो कि मेरे परसेंटेज वाली वीडियो पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, अगर उसको देख लिए तो पूरे इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक में बने हुए हैं। तो डायरेक्ट हमारा ये इस तरह से निकल जाता है। अब इसमें क्रमिक 2 छूट बोला गया है। अगर मान लो इसमें मैं 100 रुपये में एक आदमी मुझे 10% का छूट देता है, फिर दोबारा बोलता है कि फिर आपको 20% का और छूट देता हूँ, तो टोटल छूट हमारा कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने का डायरेक्ट मैं निकालता तो क्या करता पता है, ये 100 इंटू इसका 90% इंटू इसका 80%, तो दोनों का 100 डायरेक्ट, ये 200 यहाँ से कट जाता और ये 100 इससे, तो 9 72, सीधा सीधा यहाँ पे 72 इसका आंसर होता है एक्चुअल में। तो इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से बनाना सीखना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है, तो 2016 का ये मैथ सेकेंड पेपर था। क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं अब।